Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is half life. तो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर के ये होंगे कि हम इस लेक्चर में हाफ लाइफ की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और टाइप्स की बात करेंगे, फिर हम एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, इसको समझेंगे, फिर हम एक्यूमुलेशन फैक्टर को समझेंगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्लाज्मा हाफ लाइफ को समझेंगे और आखिर पे इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ हम सबको पता है कि इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय वन हाफ। अब अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय वन हाफ ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज़्यादा किस केस में होगी? जब हम कांस्टेंट इन्फ्यूजन कर रहे होंगे, और कम किस केस में होगी? जब हम एलिमिनेशन कर रहे होंगे। सो इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय वन हाफ। ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि टाइम इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ डिक्रीज ड्रग डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर पीक हैव बीन अचीव। उससे हाफ डिक्रीज हो जाए। अब हाफ लाइफ की जब हम बात करते हैं ना, तो ये ड्राइव होता है दो फैक्टर्स से। एक होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है क्लियरेंस। अब जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। इसका क्या मतलब है कि किसी ड्रग की अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है ना, तो उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है। हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। कॉमन सेंस की बात है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ब्लड वेसल। हमने कोई भी ड्रग लिया, वो सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। उसने वहाँ से अब्जॉर्ब होना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसने आ जाना है किसी भी टिश्यू के अंदर। तो इस ड्रग की हम कहते हैं कि इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। प्लाज्मा प्लाज्मा में भी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी है, और टिश्यूज़ के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इस तरह की ड्रग्स की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो चूंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये मेटाबोलाइज नहीं हुआ और ब्लड मतलब बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर इसके अंदर आता है क्लियरेंस। क्लियरेंस बेसिकली एलिमिनेशन को ही कहते हैं कि ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई है। अब जितनी बॉडी की एलिमिनेशन ज़्यादा होगी ड्रग की, तो हम जाहिर सी बात है कि उसकी हाफ लाइफ कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा एक फैक्टर आता है 0.7। ये एक कांस्टेंट होता है जो कि हम इस फार्मूले के अंदर लिखते हैं। तो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। अब टाइप्स की बात करें तो हाफ लाइफ की दो टाइप्स होती हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा के अंदर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो रहा था, जो हमने कहा था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने समझा था कि ब्लड वेसल से आएगा ड्रग इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा इनटू द सेल। तो इस तरह के फेज़ को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। और दूसरा है एलिमिनेशन फेज़। एलिमिनेशन फेज़ के अंदर क्या होगा कि ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होगा। इस ग्राफ को समझो कि कोई भी ड्रग हमने फॉर एग्जांपल आईवी रूट के थ्रू दिया है कोई भी ड्रग। तो इनिशियल क्योंकि आईवी रूट के थ्रू जो ड्रग आता है वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, तो इनिशियली हम देख सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। फिर ब्लड से वो मूव करता जाएगा इनटू द सेल्स। सेल्स के अंदर जब मूव करेगा तो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। डिक्रीज हो रही है, फिर अल्टीमेटली एलिमिनेट होने लग जाएगा। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक हो गया एलिमिनेशन फेज। अब हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब है। जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना किसी ड्रग की, वो एंजाइम से कैटालाइज होती है, हमें पता है। और मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं ना कैटाबॉलिज्म में, वो ओबे करते हैं माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को। अब इस माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स की ये वाली जो इक्वेशन है ना, V इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाई के एम प्लस प्लाज्मा कंसनट्रेशन। इसमें जो के एम है ना, ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है। अब ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या शो करता है? ये बेसिकली किसी भी एंजाइम की उसकी सबस्ट्रेट के लिए अफिनिटी को शो कर रहा होता है। यानी जितना के एम ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा किसी एंजाइम की उसकी सबस्ट्रेट के लिए अफिनिटी ज़्यादा होगी। अब मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन में जब हम बात करते हैं ना, तो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन जो के एम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब चूंकि के एम बहुत ज़्यादा है सी से, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से, तो हम ये जो सी है ना, इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर हम ज़ीरो डालें, तो
इक्वेशन कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इस फॉर्म में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सी था ना, ये इसके अंदर कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा फैक्टर था, तो हमने इसको ज़ीरो के ही कंसीडर किया। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या लग रहा है, इससे हम ये लिख सकते हैं ना कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें हम लिख सकते हैं ना, ये अगर मैं ये वाले फैक्टर्स निकाल दूँ इसमें से, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। So first order kinetics is observed. This means that a constant fraction of drug, ये याद रखना कि जो फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसके अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज पर यूनिट टाइम, दैट इज ईच हाफ लाइफ द कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय 50%। अब इस केस में क्या होगा कि परसेंटेज या फ्रैक्शन की फॉर्म में ड्रग मेटाबोलाइज होगा। यानी फॉर एग्जांपल पहले 100% है, तो 100 से कितना हो जाएगा 50, फिर 50 से कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 50% रिमूव होना है, 25 हो जाएगा। फिर 25 से कितना होगा, 25 का 50% होता है 12.5। इसी तरह से सोन ये चलता जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो हम इसको लीनियर काइनेटिक्स भी कहते हैं, इसको हम लीनियर काइनेटिक्स भी कहते हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करना है उसको समझ लेते हैं कि हम लेते हैं इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आ जाएगी हाफ लाइफ आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। इनिशियली हमने कोई भी आईवी की फॉर्म के अंदर ड्रग दिया है आईवी के थ्रू, तो आईवी हमें पता है कि वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होगा सिस्टेमिक में। अब फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की हाफ लाइफ हम लेते हैं 1 आवर लेते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन है 100 मिलीलीटर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 100। तो इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन है, 100 प्रेजेंट है। एक दफ़ा इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन है, 100 कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब पहली जब हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी फर्स्ट जो हाफ लाइफ होगी, उसके बाद कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 50 वाला पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर पे कितनी होगी, 25 रह जाएगी। सो दूसरी हाफ लाइफ यहाँ पर अगर है तो कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह तीसरी हाफ लाइफ 12.5 रह जाएगा, 12.5 वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस फॉर्म के अंदर बनता है, इस फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। इसको हम नीट फॉर्म के अंदर भी देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखो तो ये वाला जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है। अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन। हमने यहाँ पे बात की ना कि रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ इस केस के अंदर कांस्टेंट है, क्योंकि एक हाफ लाइफ के बाद ही इसकी कंसंट्रेशन 50 हुई थी, दूसरी हाफ लाइफ के बाद भी 50% ही गया था, और तीसरी हाफ लाइफ के बाद भी 50% गया था। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी, और इसको हम लीनियर काइनेटिक्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्टली जो ड्रग होते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात फॉलो करते हैं। जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है ना वो फ्यू ड्रग्स होती हैं। जब हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे ना तो हम इसकी एग्जांपल्स को भी साथ देख लेंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली ना 3 मेन ड्रग्स आते हैं। एक होता है एस्प्रिन, एक होता है एथेनॉल, और एक होता है फेनिटोइन। ये जो 3 ड्रग्स हैं ना, ये फॉलो करती हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। इसमें क्या होता है कि इसमें उल्ट होता है, यानी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना, यानी जो डोजेज है वो डोजेज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के एम। तो इस केस में जो के एम है ना उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। जब इस फार्मूले के अंदर ये वाला जो फार्मूला था इसमें हम अगर के एम निकाल दें तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि v इज़ इक्वल्स टू वी मैक्स, v इज़ इक्वल्स टू वी मैक्स। अब यहाँ पे भी देखो कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो v इज़ इक्वल्स टू वी मैक्स आ गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो होता है ना वो सैचुरेट हो जाता है हाई फ्री ड्रग कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने कहा ना कि इसमें डोजेस बहुत हाई हैं। तो इस केस में क्या होगा कि एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ना वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डोजेस हाई हैं जबकि जो एंजाइम है वो लिमिटेड है। अब चूंकि डोज हाई है तो एंजाइम सैचुरेटेड फॉर्म में होंगे ना। सैचुरेटेड फॉर्म क्या होती है कि एंजाइम्स के ऊपर उनके मतलब ड्रग्स बाइंड हुए हैं और वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फ्री ड्रग फॉर्म में भी हमारे पास ड्रग प्रेजेंट है। तो इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज, क्योंकि एंजाइम्स तो लिमिटेड ही है ना, तो उन्होंने उतने ही अमाउंट को मेटाबोलाइज करना है। तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज इज सेम पर यूनिट टाइम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि एंजाइम लिमिटेड है ना, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग कंसंट्रेशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास एंजाइम्स की कंसंट्रेशन पे। इसको हम नॉन लीनियर काइनेटिक्स कहते हैं, जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ने कहा था लीनियर काइनेटिक्स। अब इस डायग्राम में देखो तो ये ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ शो किया हुआ है। इसमें देखो तो स्ट्रेट ऐसे लाइन आ रही है। क्यों स्ट्रेट लाइन आ रही है? क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, यानी रेट ऑफ जो ड्रग एलिमिनेशन है ना वो ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि डोजेज हाई हैं। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि इसमें डोजेज आर वेरी लार्ज, क्योंकि जो पिछला केस था उसमें क्या था कि केएम काफ़ी ज़्यादा लार्ज था एज़ कम्पेयर टू कंसंट्रेशन। इस केस में उसका उल्टा है, जिसकी वजह से हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी। सो रेट ऑफ एलिमिनेशन इस केस में लिमिट कांस्टेंट है, क्योंकि एंजाइम लिमिटेड है, और इसको हम नॉन लीनियर काइनेटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? एस्प्रीन, एथेनॉल एंड फेनिटोइन। एस्प्रीन, एथेनॉल एंड फेनिटोइन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइम शो हुआ हुआ है और यहाँ पर कंसंट्रेशन शो हुई हुई है। सबसे पहले इनिशियल फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसकी कंसंट्रेशन 50% डिक्रीज हो जाएगी, फिर उसका 50% एंड देन उसका 50%। अब हम बात कर लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ड्रग की हाफ लाइफ है 1 आवर। एक ड्रग की हाफ लाइफ है 1 आवर और उसकी कंसंट्रेशन है 100 मिलीग्राम पर लीटर। अब पहली हाफ लाइफ के बाद क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इनिशियली वो प्रेजेंट है 100 मिलीग्राम, ये हमने आईवी रूट के थ्रू दिया। आईवी रूट से क्या होगा कि 100 की 100 ही हमारे पास प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी। अब जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, यहाँ पे देखो तो ये पहली हाफ लाइफ यहाँ पे आ रही है, तो पहली हाफ लाइफ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई है? 50 हो गई है। फिर दूसरी आती है, दूसरी हाफ लाइफ पे इसकी कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तीसरी हाफ लाइफ पे इसकी 12.5 हो जाएगी एंड सो ऑन। फिर हम इस डायग्राम से ये भी अखज़ कर सकते हैं कि आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स की हाफ लाइफ इसकी 1 आवर थी ना, तो 2 आवर्स के बाद हम ये कहते हैं कि ड्रग वुड बिकम इनफेक्टिव, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन 20% तक पहुंच गई है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो ड्रग है ये इनफेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखो तो उसने लिखा है कि आफ्टर 1 आवर कंसंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, आफ्टर 7 हाफ लाइफ ड्रग गेट्स कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। या हम ये कहते हैं कि 3 to 4 हाफ लाइफ्स के बाद नॉर्मली कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है कि हम कहते हैं कि ये टोटली एलिमिनेट हो गई है। अब हमने शुरू में कहा था ना कि कांस्टेंट इन्फ्यूजन के केसेस में भी हम हाफ लाइफ को लेते हैं। एक तो हमने केस पढ़ा ना एलिमिनेशन का, अब ये कांस्टेंट इन्फ्यूजन का केस है। फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टेंटली आईवी रूट के थ्रू दे रहे हैं। अब पहली हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन होगी उसकी? 50% होगी। पहली हाफ लाइफ के बाद देखो तो 50% हो गया। दूसरी हाफ लाइफ के बाद उसकी 75% हो गया। तीसरी हाफ लाइफ के बाद उसकी हमारे पास 100 के करीब हो गया। तो 3.3 जब हाफ लाइफ्स होती हैं ना, तो हम कहते हैं कि 90% स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है। आफ्टर 3.3 हाफ लाइफ 90% ऑफ स्टेडी स्टेट इज़ अचीव्ड, और आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइफ हमारे पास कंप्लीट जो स्टेडी स्टेट होती है ना वो अचीव हो जाती है। अब स्टेडी स्टेट होती क्या है? स्टेडी स्टेट बेसिकली ऐसी स्टेट होती है जिस पे रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन
यानी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर, वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के। तो इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो 4 to 5 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है, यानी रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन बराबर हो जाता है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के। अब इस डायग्राम में देखो तो ये वाला जो कर्व है ये इन्फ्यूजन का कर्व है। इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, और ये वाला जो कर्व है ये एलिमिनेशन का कर्व है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हाफ लाइफ क्या चीज़ प्रिडिक्ट करती है? हाफ लाइफ बेसिकली प्रिडिक्ट करती है मैनर इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन अल्टर, यानी किसी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन अल्टर कर रही है, उस मैनर को ये प्रिडिक्ट करती है। उसके अलावा ये प्रिडिक्ट करती है टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट, अभी हमने पीछे भी देखा। उसके अलावा टाइम फॉर एलिमिनेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का टाइम ये प्रिडिक्ट करती है। अब स्टेडी स्टेट हमने पहले भी बात की कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पर रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन या एडमिनिस्ट्रेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ एलिमिनेशन के। अ कंडीशन विच एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा रिमेन्स कांस्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा है ना, तो जितना हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उतना ही बॉडी में से निकल रहा है, किडनी के थ्रू या लिवर के थ्रू। तो जितना हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उतना ही एलिमिनेट हो रहा है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रग प्लाज्मा के अंदर कांस्टेंट है। प्लाज्मा एंड टिश्यू कंसंट्रेशन रिलेटिवली कांस्टेंट, अ स्टेबल ड्रग इफेक्ट कैन बी अज्यूम। इस स्टेट पे हम कहते हैं कि स्टेबल ड्रग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है और यहाँ पे वही प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। सबसे पहले है पहली हाफ लाइफ, ये वाली हाफ लाइफ, यहाँ पे हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखो ना इंक्रीज़ हो रही है। तो पहली हाफ लाइफ पे हमें 50% अचीव हो गया। फिर आती है दूसरी हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ पे हमें 75% अचीव हो गया, और तीसरी हाफ लाइफ पे हमारे पास 90% तक अचीव हो गया। अब देखो उसने यहाँ पे लिखा है कि टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज़ 4 to 5 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ तक हमने देखा कि यानी 3.3 कह लो या 3 कह लो, तो 90% था। अब 4 to 5 जब हाफ लाइफ होगी ना, तो तब हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगी, यानी रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बराबर हो जाएंगे। तो ये वाली जो स्टेट है ना, इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखो कि हमने ड्रग की इन्फ्यूजन रोक दी है। ड्रग की इन्फ्यूजन जब रोक देंगे तो जाहिर सी बात है क्या शुरू हो जाएगी, एलिमिनेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ये वाला जो कर्व है ना, ये एलिमिनेशन का कर्व है। अब ये क्या शो कर रहा है कि पहली हाफ लाइफ पे देखो, तो पहली हाफ लाइफ पे देखो तो कहाँ पे आ रहा है, पहली हाफ लाइफ 50% आ रही है यहाँ पर, मतलब ये वाला पॉइंट, तो 50% तक डिक्रीज़ हो गया। दूसरी हाफ लाइफ यहाँ पे 25 आ जाएगा ना तकरीबन, तो 25 तक डिक्रीज़ हो गया, और तीसरी हाफ लाइफ यहाँ पे 12.5 है। तो ये वाला कर्व एलिमिनेशन को शो कर रहा है। दूसरा बात करें तो जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है उसके फार्मूले को जब हम देखते हैं ना, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्यूजन रेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। जिस ड्रग की क्लियरेंस ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कम होगी, और इन्फ्यूजन रेट से ये डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। अब इस डायग्राम को समझो तो इस डायग्राम में ना बेसिकली शो किया हुआ है कि हम डोज दे रहे हैं, यानी एक दिन में एक से ज़्यादा डोज दे रहे हैं, लेकिन ये जो ए वाला कर्व है ना इसके अंदर, ये जो ब्लैक कलर में जा रहा है कर्व, ए वाला, ये वाला ए वाला कर्व शो कर रहा है कांस्टेंट इन्फ्यूजन को, जबकि ये जो रेड और ब्लू कलर में जो ऐसे करके कर्व जा रहे हैं ना, ये शो कर रहा है कि हम कोई भी ड्रग ना दिन में एक से ज़्यादा बार दे रहे हैं। जब हम कोई ड्रग देंगे, फॉर एग्जांपल हम ड्रग दे रहे हैं आईवी रूट के थ्रू, ठीक है, तो हमने दिया ड्रग, तो उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई। फिर हमने ड्रग देना बंद कर दिया, मतलब एक दफ़ा ही इंजेक्शन दिया, तो क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। फिर हमने दूसरी डोज दी तो एकदम से दोबारा से इंक्रीज़ हो गई, फिर दोबारा से इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया, बॉडी से एलिमिनेट होने लग गया, तो ये दोबारा से नीचे आ गया। फिर दोबारा से हमने तीसरा इंजेक्शन दिया, फिर दोबारा से ये नीचे आने लग गया। तो इस तरह से ये कर्व आता है। अब ये दो तरह के कर्व क्यों है, एक रेड कलर में शो किया गया और ब्लू कलर में शो किया गया।
अब इसमें बेसिकली ना डोज का फ़र्क है। जो रेड कलर में कर्व है ना वो 2 यूनिट्स दे रहे हैं, लेकिन जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है ना उसमें हम 1 यूनिट दे रहे हैं ड्रग का। तो ये डिपेंड कर रहा है उसकी डोज के ऊपर। जितनी ज़्यादा डोज होगी उतनी ही ज़्यादा हमें प्लाज्मा के अंदर कंसनट्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा कंसनट्रेशन प्रेजेंट है ना इस एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर प्लाज्मा कंसनट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी हम डोज दे रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर देखें तो ये वाली जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट भी रीच हुई हुई है। अब स्टेडी स्टेट कैसे रीच हुई हुई है कि इस केस में देखें ना, तो चूंकि ऑलरेडी भी थोड़ी सी फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहला इंजेक्शन दिया है तो उसका देखें ना, तो जब ये ग्राफ नीचे वाली साइड पर आ रहा है तो बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर ही है अभी भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम दूसरी डोज दे रहे हैं ना, तो ऑलरेडी पहली डोज की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी प्लाज्मा के अंदर। तो जब हम इस लेवल पे आ रहे हैं तो इस लेवल पे देखो तो जितना हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उतना ही अब ये नीचे आने लग गया, उतना ही नीचे आ रहा है। तो जितना हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उतना ही नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस स्टेट के ऊपर प्लाज्मा की जो स्टेट है ना, उसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारे पास अचीव हो गई हुई है। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में दो कर्व शो किए हुए हैं। एक जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है ना वो आईवी रूट के थ्रू हमने दिया। तो आईवी रूट में कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो हमारे पास ये वाला कर्व आ रहा है। अब ये जो ऊपर वाली साइड पर जा रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि हमने डोज को डबल कर दिया। और ये जो नीचे वाली साइड पर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि हमने डोज को हाफ कर दिया। तो ये इसलिए आ रहा था। अब आता है ओरल डोज। ये जो रेड कलर में शो की हुई है ना, ये ओरल डोज है। अब ये जो ओरल डोज के अंदर हम देते हैं ना, ये फ्लक्चुएट करती है प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन। तो जैसे ही ज़्यादा हुई, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया, फिर दोबारा से खाई, फिर उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया, दोबारा से खाई, फिर उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे देखो तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो गई है। फिर हमने क्या किया कि हमने डोज को इंक्रीज़ कर दिया। जब डोज को इंक्रीज़ किया तो ग्राफ ऊपर वाली साइड पर चला गया। फिर हमने डोज को हाफ कर दिया तो ग्राफ नीचे वाली साइड पर चला गया। तो ये इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ समझ लेते हैं। इस ग्राफ में देखो तो हमने एक डोज दिया। अब चूंकि ये वाला ग्राफ डायरेक्टली यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, तो हम ये वाली डोज कौन सी होगी? जाहिर सी बात है आईवी रूट नहीं होगा, कोई और ही रूट है। फॉर एग्जांपल ओरल रूट के थ्रू हमारे पास इस तरह का कर्व आएगा कि पहले कुछ टाइम लगेगा उसको प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम अचीव करने में। तो वो जो टाइम होगा ना उसको हम कहेंगे टी मैक्स, उसको हम कहेंगे टी मैक्स। अब इसका प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गया। अब क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया तो यहाँ पर देखो तो तकरीबन 50% अचीव हो गया, यानी ये इसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ थी। ये इसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ थी। तो इसमें ये शो किया हुआ है कि एरिया अंडर कर्व है ना, वो शो कर रहा है हमारे पास। एक तो टी मैक्स को शो कर रहा है और हाफ लाइफ को भी ये शो कर रहा है। और ये जो सी मैक्स है ना, ये क्या शो कर रहा है कि जो मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना, वो उसको शो कर रहा है सी मैक्स। अब आते हैं कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे होते हैं हाफ लाइफ को। पहला फैक्टर आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रही होती है हाफ लाइफ पे। जब कोई भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये कुछ काम करेगी। क्या क्या करेगी कि ये ड्रग की फ्री ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगी। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये ड्रग्स प्रेजेंट है। अब ये जो फॉर्म के अंदर ड्रग प्रेजेंट है ना, इसको हम कहते हैं फ्री ड्रग। अब ये वाली फॉर्म देखते हैं। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके साथ एक ये ड्रग बाइंड हुआ हुआ। तो इस फॉर्म में जो ड्रग होगा ना उसको हम कहेंगे बाउंड फॉर्म ड्रग। तो ये जो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है ना, उसको ये प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज़ कर देती हैं। दूसरा ये डिक्रीज़ कर देती हैं क्लियरेंस को। क्लियरेंस को क्यों डिक्रीज़ करेंगी? क्योंकि ये जो इसकी यहाँ से मेम्ब्रेन परमिबिलिटी है ना उसको डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से जो ड्रग है ना वो रेजरवायर के तौर पर ही रह जाएगा, यानी प्लाज्मा के अंदर ही रह जाएगा। दूसरा ये इंक्रीज़ करेंगी हाफ लाइफ को। जाहिर सी बात है जब क्लियरेंस डिक्रीज़ होगी तो हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज द प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर लेस अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म बाय लिवर एंजाइम। ठीक है, क्योंकि वो प्लाज्मा में ही रह रहे हैं, लिवर के अंदर आ ही नहीं रहे, तो लिवर के एंजाइम से वो बचे रहेंगे। लेस अवेलेबल फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनी, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लियरेंस डिक्रीज़ हो जाएगी।
मोस्ट लाइकली टू रिमेन इन सर्कुलेशन, हमने बात की ना कि ये सर्कुलेशन में रहेंगे ज़्यादा टाइम के लिए। एज अ रिजल्ट द ड्रग हाफ लाइफ इज़ प्रोलॉन्ग एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ इंक्रीज्ड। तो इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन क्या ये होगा कि जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होगी ना, उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा हाफ लाइफ होगी किसी भी ड्रग की, और उतना ही ज़्यादा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक पैटर्न ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। अब फार्माकोकाइनेटिक पैटर्न और ड्रग एलिमिनेशन की बात करें तो हमने दो ऑर्डर पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर में फ्रैक्शन हमारे पास एलिमिनेट होगी, फिक्स्ड फ्रैक्शन इन यूनिट टाइम, जबकि जो जीरो ऑर्डर है उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रही है, क्योंकि हमने कहा था ना कि जीरो ऑर्डर में चूंकि एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं तो कांस्टेंट अमाउंट ही हमारे पास एलिमिनेट हो सकती है किसी ड्रग की, और एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कंसंट्रेशन के, जबकि इस केस में ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं था। जो एलिमिनेशन थी वो किस चीज़ पर डिपेंड करी थी, एलिमिनेशन बेसिकली इस केस के अंदर कांस्टेंट थी, क्योंकि एंजाइम सैचुरेट हो गए थे जिसकी वजह से कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रहा था। इसकी एग्जांपल में हमने पढ़े फेनिटोइन, एस्प्रिन एंड अल्कोहल। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर आता है हेपेटिक एंड रीनल स्टेटस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफेक्ट ऑफ हेपेटिक एंड रीनल स्टेटस ऑन हाफ लाइफ। हेपेटिक एंड रीनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। अब हेपेटिक स्टेटस की बात करें तो जो लिवर डिजीज़ होती हैं ना, वो इम्पेयरमेंट कॉज करती है। कैसे करेंगी कि ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देंगी, हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देंगी, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का ज़्यादा हो जाएगा। जबकि रीनल फंक्शन की बात करें तो क्लियरेंस उस ड्रग की डिक्रीज़ हो जाएगी, या एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी और अल्टीमेटली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीनल फेलियर है ना, वो कॉज करता है एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। दूसरा, ये जो हेपेटिक एंजाइम्स इनहिबिशन और इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी इफेक्ट कर रहा होता है हाफ लाइफ को। सो तीसरा फैक्टर हो गया हेपेटिक एंड रीनल स्टेटस। अब कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं हाफ लाइफ को। और आता है हमारे पास इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन अगर किसी की इम्पैक्ट फॉर्म में है तो नॉर्मली हाफ लाइफ अपनी नॉर्मल कंडीशन में, यानी जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। अगर तो इस सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टीनोसिस वगैरह की कंडीशन हो गई है, तो इस केस में क्या होगा कि हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लिवर के अंदर नहीं जाएंगे ड्रग, उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ड्रग का इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसको समझ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। अब क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो ड्रग है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बॉडी टिश्यू में। यहाँ पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा से ड्रग ने आना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आना होता है सेल्स के अंदर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ड्रग वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बॉडी के अंदर। अब चूंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ये मेटाबॉलिज्म से बचा हुआ, यानी इसकी स्लो एलिमिनेशन हो रही है, और चूंकि स्लो एलिमिनेशन हो रही है तो इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। जबकि दूसरी तरफ आती है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में इसका ऑपोजिट होगा कि शॉर्टर हाफ लाइफ होगी, फास्टर एलिमिनेशन होगी, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्टर होगा। तो ये इफेक्ट होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट कुछ और फैक्टर भी आते हैं, फॉर एग्जांपल एज आ जाता है, एंजाइम इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स। एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करेंगे कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देंगे, जिसकी वजह से हाफ लाइफ डिक्रीज़ हो जाएगी, और एंजाइम इनहिबिटर इसका ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आती है व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रेट ऑफ एलिमिनेशन को डिटरमिन करती हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का कितना होगा, और इसमें एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसी भी ड्रग की इंटरवल हमने यानी कितनी देर बाद देना है उसको ये डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इंटरवल उसके हाफ लाइफ को भी डिफ़ाइन करेंगे और
हाफ लाइफ ही उसका इंटरवल भी डिफाइन करेगा और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ 1 आवर है, तो हाफ लाइफ 1 आवर है, तो हाफ लाइफ 1 आवर होने का क्या मतलब है कि एक हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर 50% हो जाएगी और 2 आवर्स के बाद उसकी 25% हो जाएगी। जब 25 हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका ड्रग का एक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस स्टेट को जहन में रखते हुए ही हम डोज को मेंटेन कर रहे होते हैं। दूसरा, ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन और ड्रग की थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है हाफ लाइफ की। अब एक पॉइंट इसके अंदर मिसिंग था कि ड्रग एक्यूमुलेशन क्या होती है। एक्यूमुलेशन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ ड्रग लॉस्ट इन ईच डोजिंग इंटरवल। एक्यूमुलेशन क्या है? किसी भी चीज़ की एक्यूमुलेशन बेसिकली होती क्या है कि ज़्यादती को हम कहते हैं, यानी किसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में। तो जाहिर सी बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ड्रग की डोज लॉस्ट इन ईच इंटरवल, यानी ड्रग की बॉडी से रिमूवल से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो accumulation factor is inversely proportional to fraction lost in each dosing interval। दूसरा बात करें तो ये जो फ्रैक्शन लॉस्ट इन ईच डोजिंग इंटरवल है ना, ये बराबर होता है 1 माइनस फ्रैक्शन रिमेनिंग के, यानी जितनी फ्रैक्शन बॉडी के अंदर रिमेन हो रही है आफ्टर रिमूवल उसको 1 से ये माइनस कर रहा है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन लॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो अक्यूमुलेशन फैक्टर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन लॉस्ट इन डोजिंग इंटरवल या फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रैक्शन रिमेनिंग। So this was all about the half-life. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.